नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। भारत के समुद्री तटों पर इन दिनों एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। बंदरगाहों के पास दूर दूर तक विशाल जहाज धक धक करते हुए अपने भीतर लाखों बैरल कच्चा तेल लिए एक के बाद एक पहुंच रहे हैं। यह केवल एक सामान्य व्यावसायिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा के जटिल खेल का हिस्सा है। और दिलचस्प बात यह है कि यह सब उस समय हो रहा है जब भारत पर अमेरिका ने 25% का टैरिफ पहले ही लगा दिया है और कुछ ही दिनों में इसे बढ़ाकर 50% करने की तैयारी कर रहा है। सामान्य परिस्थितियों में यह खबर एक बड़े आर्थिक झटके की तरह लग सकती है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा पर्तदार और दिलचस्प है, क्योंकि जो तेल टैंकर भारत पहुंच रहे हैं वे सिर्फ रूस से ही नहीं आ रहे। उनमें से कुछ इराक से हैं, कुछ अमेरिका से और कई अफ्रीकी देशों से भी। यह मिश्रण अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी एक सप्लाई लाइन पर निर्भर नहीं है और ऊर्जा रणनीति में बैकअप प्लान रखना उसकी मजबूरी के साथ साथ एक रणनीतिक आदत भी बन चुकी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस घंटी को दबाकर ऑन एल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी हम देश की सच्चाई दिखाएं, दुश्मनों की पोल खोलें या भारत की ताकत का परचम लहराएं, सबसे पहले वही आवाज आपके फोन पर गूंजे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तेल का यह खेल केवल वाणिज्यिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे भू राजनीति, कूटनीति और सामरिक संतुलन की पूरी कहानी छुपी है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने भारत की नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके चलते कंपनी को रूस से कच्चे तेल का आयात कम करना पड़ा। यह कदम पश्चिमी देशों की उस लंबी कोशिश का हिस्सा था जिसके तहत वे रूस के ऊर्जा निर्यात पर लगाम कसने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारत ने इस दबाव को केवल स्वीकार करने की बजाय तुरंत नए विकल्प तलाशने शुरू कर दिए। नायरा एनर्जी ने रूस की जगह इराक से तेल खरीदने का फैसला किया और यही कारण है कि अब इराक से भरे टैंकर भी भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच अन्य भारतीय कंपनियों ने भी अपनी सप्लाई डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। यह रणनीति भारत के लिए नई नहीं है। ऊर्जा आयात के मामले में भारत हमेशा एक से ज्यादा स्रोत बनाए रखने की कोशिश करता रहा है, ताकि किसी एक देश या क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या आर्थिक पाबंदी की स्थिति में आपूर्ति बाधित न हो। लेकिन इस कहानी का एक और दिलचस्प मोड़ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने की योजना को तेज किया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग का अर्थ है पेट्रोल में एक निश्चित अनुपात में एथेनॉल मिलाना, जैसे कि E20 का मतलब 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। इससे न केवल पर्यावरण को फायदा होता है, बल्कि फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता भी कम होती है और किसानों को अतिरिक्त आमदनी का मौका मिलता है, क्योंकि एथेनॉल का उत्पादन गन्ना, चावल और अन्य फसलों से किया जाता है। यह कदम उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत भारत ऊर्जा आयात पर निर्भरता घटाकर घरेलू उत्पादन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना चाहता है। उधर अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव का मामला भी दिलचस्प है। वॉशिंगटन ने भारत के निर्यात पर पहले से लगे 25% टैरिफ में एक और 25% जोड़ने का फैसला किया, जिससे अब भारत से अमेरिका जाने वाला हर सामान 50% महंगा हो जाएगा। सतही तौर पर यह भारत के लिए एक बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन आर्थिक विश्लेषण कहता है कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर बेहद मामूली होगा। निर्यात पर केवल 1.87% और जीडीपी पर महज 1.19% का। इसका मतलब है कि भारत इस दबाव को आसानी से झेल सकता है। असल में अमेरिका का गुस्सा सीधे भारत पर नहीं बल्कि रूस पर है, क्योंकि भारत लगातार रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है और अमेरिकी शर्तों वाली डील मानने से मना कर रहा है। कई देश ऐसे हालात में झुक जाते हैं, लेकिन भारत ने इसके बजाय अफ्रीका की ओर रुख किया। यहीं पर नाइजीरिया की एंट्री होती है। पश्चिमी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत का पुराना तेल सप्लायर। कुछ साल पहले भारत और नाइजीरिया के बीच सालाना $5 अरब से ज्यादा का कारोबार होता था, जिसमें कच्चा तेल सबसे बड़ा हिस्सा था। बाद में यह घटकर लगभग $8 अरब पर आ गया। लेकिन अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए नाइजीरिया के अकबामी क्रूड का 10 लाख बैरल पहले ही बुक कर लिया है। यह केवल एक ऊर्जा सौदा नहीं,
बल्कि एक कूटनीतिक संदेश भी है कि भारत के पास हमेशा बैकअप प्लान मौजूद है और वह अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के दबाव में नहीं झुकेगा। सितंबर में ही नाइजीरिया से लाखों बैरल तेल की डिलीवरी होगी और इसके साथ रूस से आने वाली सप्लाई भी जारी रहेगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ का असर नगण्य है और भारत अपने आयात व निर्यात के संतुलन को बनाए रखे हुए है। ब्यूरो के जारी इंडिया टुडे की ज्यादातर का आसानी है। यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है, भारत और नाइजीरिया का रिश्ता केवल तेल तक सीमित नहीं रहेगा। फार्मास्यूटिकल्स, कृषि मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग जैसे कई अन्य क्षेत्रों में भी दोनों देश सहयोग बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। मार्च 2025 में दोनों ने मिलकर एक बड़ा ट्रेड टारगेट सेट किया है, जो अफ्रीका में भारत की पकड़ को और मजबूत करेगा। यह रणनीति केवल व्यापार नहीं, बल्कि भू राजनीतिक संतुलन बनाने का भी प्रयास है, खासकर तब जब ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है और ग्लोबल साउथ की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। अगर नाइजीरिया भारत के साथ खड़ा रहता है तो यह अफ्रीका में चीन और पश्चिमी देशों के प्रभाव को संतुलित करने में भारत को बढ़त देगा। भारत की यह सक्रियता केवल ऊर्जा सुरक्षा तक सीमित नहीं है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने हाल ही में कहा कि भारत को रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए मनाना चाहिए। उनका मानना है कि अगर भारत यह कर देता है तो भारत अमेरिका संबंधों में ऐतिहासिक मजबूती आएगी। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की थी, जिसमें ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल थे। इस तरह भारत अब केवल एक खरीदार या सप्लायर नहीं, बल्कि एक संभावित शांति मध्यस्थ के रूप में भी उभर रहा है। इसी बीच ओमान के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी अंतिम चरण में है। अरब सागर के किनारे बसा ओमान सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और 2023 से ही दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही थी। अब यह समझौता लगभग तय हो चुका है। यह केवल व्यापारिक लाभ ही नहीं देगा, बल्कि मध्य पूर्व में भारत की रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। इस पूरे परिदृश्य में एथेनॉल ब्लेंडिंग एक लंबी अवधि की ऊर्जा नीति के रूप में खास महत्व रखती है। यह न केवल फॉसिल फ्यूल आयात पर निर्भरता घटाएगी, बल्कि किसानों के लिए नई आय का स्रोत बनेगी और पर्यावरणीय लाभ भी देगी। भारत ने पहले भी E10 और E12 जैसे चरण पूरे किए हैं, लेकिन E20 की दिशा में यह तेजी एक स्पष्ट संदेश है कि भारत न केवल आज की ऊर्जा चुनौतियों का सामना कर रहा है, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहा है। वैश्विक स्तर पर यह नीति उस बदलाव का हिस्सा है जिसमें ऊर्जा को लेकर आत्मनिर्भरता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी एक साथ आगे बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर चाल का असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। अफ्रीका के साथ भारत का यह जुड़ाव आने वाले वर्षों में तेल की कीमतों को स्थिर रखने, नई मार्केट्स खोलने और बड़े निवेश आकर्षित करने में मदद करेगा। साथ ही यह चीन और पश्चिमी देशों के प्रभाव के बीच एक संतुलन स्थापित करने में भी योगदान देगा। भारत की बहुस्तरीय ऊर्जा और व्यापारिक रणनीति यह दिखाती है कि वह अब वैश्विक मंच पर केवल एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी है, जो अपने हितों की रक्षा करने और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है।